मिनी बांस का घर। सुंदरबन गांव नदी और समुद्र के मुहाने पर बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था। सुंदरबन के लोग खेती करके, मछली पकड़ के और जंगल में शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। सोनू सुंदरबन गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो एक बहुत ही होशियार लड़का था। सुंदरबन गांव में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग हर साल आने वाली बाढ़ से बहुत परेशान थे। कभी भी नदी और समुद्र में पानी बढ़ जाता था, जिसके कारण लोगों के घर डूब जाते थे या पक्के मकान बार बार टूट जाया करते थे। इसी कारण से लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे और उन्हें हर बार बाढ़ आने के बाद अपना नया मकान बनाना पड़ता था, जिससे वो लोग बहुत परेशान थे। हे भगवान, इस बाढ़ से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? सभी गांव वालों की परेशानी को देखकर गांव के सरपंच ने सरकार से भी मदद के लिए गुहार की थी, लेकिन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। सरकारी अफसर ने आके सरपंच से कहा, सरपंच जी, हम आपकी सारी समस्या को समझते हैं, लेकिन क्या करें, आपके गांव की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। यहाँ पे आने वाले पानी को रोका नहीं जा सकता। आप लोग चाहे तो सरकार आपको कहीं और बसा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना ये गांव छोड़ना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी की बात सुनकर सरपंच कहते हैं, क्या कह रहे हैं साहब आप? हम अपना गांव छोड़कर चले जाएं? ये तो नहीं हो सकता। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। सभी लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट आते हैं। एक दिन सोनू खेलता खेलता बांस के जंगलों में चला जाता है और वो देखता है कि सूखे हुए बांस पानी में बड़े आराम से तैर रहे थे। बांस को पानी में यूं तैरता देखकर सोनू को एक आइडिया आता है और वो बांस का एक मिनी घर बनाता है, जिसमें बैठकर वो तैरता तैरता गांव की ओर आता है। गांव के लोग तैरते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई छगन, देखना तो जरा, ये घर तैरता हुआ हमारी ओर ही आ रहा है। अरे हाँ मगन, चलो चलो देखते हैं क्या है ये। गांव वाले उस तैरते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं और जब वो उसके पास जाकर देखते हैं तो अंदर से सोनू निकलता है। अरे सोनू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? और ये बांस का घर? अरे चाचा, ये बांस का घर मैंने बनाया है। ये इतना मजबूत है कि टूटेगा भी नहीं और डूबेगा भी नहीं। हम गांव के हर घर को ऐसा ही बनाएंगे चाचा। अरे वाह बेटा, ये तो तूने खूब कही। गांव वाले सोनू को उस मिनी घर के साथ लेकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच सोनू के बनाए मिनी घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। शाबाश सोनू बेटा, जिस समस्या से हम गांव के समझदार लोग भी न सूझ पाए, उसका उपाय तुमने 1 मिनट में निकाल दिया। तो गांव वालों, क्या हम बांस के घर बनाने को तैयार हैं? हाँ सरपंच जी, हाँ सरपंच जी। सभी गांव वालों को सोनू का मिनी बांस के घर का आइडिया पसंद आता है और उन मकानों को एक रस्से से बांध लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा गांव एक बांस का गांव बन जाता है। नदी और समुद्र का पानी बढ़ने पर वो गांव तैरता हुआ सा प्रतीत होता है, ना तो डूबता है और ना ही टूटता है। और सभी गांव वाले बड़े खुशी खुशी रहने लगे और सुंदरबन गांव में फिर से खुशियां लौट आई। छगन और मगन बहुत ही शातिर ठग थे। वे दोनों इकट्ठे मिलकर लोगों को ठगा करते थे। वो दोनों बातें करने में इतने माहिर थे कि कोई भी इंसान उनकी बातों में आकर ठगा जाता था। अरे काका राम राम। अरे राम राम भाई, कौन हो, पहचाना नहीं? अरे काका, हम तुम्हारे जग्गू दादा के भग्गू भैया के बेटे हैं और पिताजी ने हमें तुम्हारे पास पैसे देने के लिए भेजा है। क्या कहा, पैसे? हाँ काका, ये लो पैसे और इस पर साइन कर दो ताकि हम पिताजी को दिखा सकें। और इस तरह से एक बुजुर्ग इंसान उनकी बातों में आकर उनके द्वारा दिए गए पेपर पर साइन कर देता है। वे दोनों उसे 10,000 रुपए देते हैं, लेकिन बदले में उसकी लाखों की जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में वो जायदाद एक फैक्ट्री मालिक को बेच देते हैं। जब उस बुजुर्ग को पता चलता है तो वो सिर पीटकर बैठ जाता है और इधर खरीदने वाला भी परेशान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों उस गांव से भाग जाते हैं और शहर में जाकर एक होटल वाले को ठगने की सोचते हैं।
छगन बहुत अच्छा खाना बनाता था, तो इसलिए होटल मालिक उसे कुक की तरह नौकरी दे देता है और मगन वहाँ पे वेटर का काम करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो होटल मालिक को ठग सके, एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे खाना खाने आता है, तो वो दोनों को पहचान जाता है। वो तुरंत पुलिस फोर्स बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। अरे छगन, कब तक जेल में बंद रहेंगे? कोई उपाय सोच यार। हाँ मगन, मैं भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए जेल से बाहर निकलने के लिए। अरे देख, हम तो होटल वाले को ठगना चाहते थे ना, तो क्यों ना जेल में होटल खोलकर जेल वालों को ही ठगा जाए। वे दोनों जेलर के पास जाते हैं और जेलर से कहते हैं कि उन दोनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो दोनों जेल में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं ताकि जेल की भी कमाई हो सके। उन दोनों की बात सुनकर जेलर कहता है, भाई छगन और मगन, तुम्हारा आइडिया तो सही है और हमारे पास सरकार की तरफ से तुम लोगों को सुधारने के लिए कई तरह की स्कीम्स भी हैं। उनमें से एक रेस्टोरेंट की भी स्कीम है। मैं तुम दोनों को जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन देखो, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई ठगी नहीं। अरे नहीं जेलर साहब, अब हमने ठगी छोड़ दी है। हम तो बस अब एक साधारण इंसान बन के जेल की सेवा करना चाहते हैं। जेलर सरकार के कैदी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जेल में रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन दे देता है। छगन और मगन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगते हैं। सभी उनके खाने की तारीफ करते हैं और जेल को बाहर से भी खाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन छगन और मगन अपनी स्कीम के अंतर्गत सामान लाने वाले व्यक्ति को पैसे देकर बाहर से नशे की दवा मंगा लेते हैं और जेल में दावत के बहाने खाने में वो दवा मिला देते हैं। लेकिन उसी दावत में शामिल होने जेलर का दोस्त इंस्पेक्टर विजय सिंह भी आता है, जिसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो खाना खाने का नाटक करता है और देखता है कि सभी के सभी बेहोश हो चुके थे। वो भी बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही छगन और मगन जेल से भागने लगते हैं, तभी वो वायरलेस से पुलिस फोर्स बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है और उन दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों मिलकर किसी और को ना ठग सकें। दिल्ली का जूस वाले की सफलता। राम कुमार नगरकोट नाम के गांव में रहता था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। अपने गांव के स्कूल में प्रथम आने के बाद उसने शहर के कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लिया और एमबीए की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की और खुशी खुशी घर आकर अपने माता पिता को अपने सर्टिफिकेट दिखाए। उसके सर्टिफिकेट और मेडल देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई में अव्वल आए हो, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी है। लेकिन अब आगे का क्या सोचा है भाई? ये आराम करने का समय नहीं है। जाओ शहर जाओ और कुछ काम करो। मैंने तुम्हारे दिल्ली वाले चाचा को कह दिया है, तुम 1-2 दिन में दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ, वो तुम्हें कुछ काम धंधा सिखा देंगे। अपने पिता की बात सुनकर राम कुमार मायूस होकर घर के अंदर चला जाता है। उसकी माँ उसे प्यार से खाना खिलाती है और 1-2 दिन बीत जाने के बाद राम कुमार बस पकड़कर दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर अपने चाचा से मिलता है। चाचा जी प्रणाम। अरे राम कुमार, आगे बचुआ, आओ आओ बैठो। चाचा जी, वो पिताजी कह रहे थे कि आप कुछ हमें काम धंधा दिलवा देंगे। हाँ बेटा, देखा तो है 1-2 जगह तुम्हारी नौकरी का, कल ही चले जाना वहाँ पर। राम कुमार अपने चाचा की बताई हुई जगह पर नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसे अपने एमबीए होने का बहुत घमंड था। वो जहाँ भी नौकरी मिलती उसे अपने लायक नहीं समझकर मना कर दिया करता था। ये देखकर उसके चाचा ने राम कुमार के पिता से फोन पे बात की। सारी बातें सुनकर राम कुमार के पिता ने अपने भाई से राम कुमार को सबक सिखाने के लिए कहा। अगले दिन चाचा ने राम कुमार से कहा, अरे भाई राम कुमार, उठो उठो, चलो तुम्हें काम पर जाना है। चाचा जी, काम पर? नौकरी तो मेरी। हाँ हाँ मुझे पता है, चलो आओ मेरे जूस के ठेले पर चलो, आज से मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। क्या चाचा जी, जूस का ठेला और मैं? हाँ हाँ चलो भाई, कब तक यूं बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे, चलो उठो।
राम कुमार बड़े ही मायूस मन के साथ अपने चाचा के जूस के ठेले पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जूस के ठेले पर काम करते करते उसे उसमें बहुत आनंद आने लगता है, क्योंकि उसमें उसे एक अच्छी कमाई दिखती है और अपने एमबीए में पढ़े हुए पाठ याद आते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम उसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और अब राम कुमार ने अपने चाचा से कहकर अपने लिए एक अलग जूस का ठेला बनवा लिया और उस पर लिख दिया एमबीए जूस वाला। इस तरह अब राम कुमार अपने जूस के ठेले पर मॉडर्न तकनीक और साफ सफाई से जूस बेचने लगा और अब उसका जूस का काम काफी चल निकला, क्योंकि उसे अब मेहनत की कीमत पता चल गई थी। और अब राम कुमार दिल्ली में एमबीए जूस वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने चाचा जी का शुक्रिया अदा किया। चाचा जी, कॉलेज में तो मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी है, जिंदगी का सबक तो आपने मुझे सिखाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बचवा, धन्यवाद करना है तो अपने पिताजी का करो। और राम कुमार गांव जाकर अपने माता पिता का धन्यवाद करता है और उसके माता पिता खुश होकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं, हमें कोई भी अच्छा काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए।